हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जिसका हमने थ्योरी इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आई बटन पर क्लिक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक है। पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि उस वीडियो को देखे आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। आगे हम उसी का ही कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा बहुत और थ्योरी सी रह गई थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो काम आएंगी, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स वो पढ़ेंगे जिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो इस चैप्टर का क्या है, इस चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। देखो आप ये मत सोचो कि ये चैप्टर 5 मार्क्स का है। देखो बोर्ड में तो 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है कि हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी छोड़ें जो इसके थ्योरी में आएंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हम करेंगे ही जिस टाइप के आने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। टी टेस्ट पर क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन टी टेस्ट पर आएगा, नहीं तो एमसीक्यूज आएंगे थ्योरी के। देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म समझना बहुत जरूरी है। थ्योरी की वीडियो पहले देखो, 40 मिनट्स की वीडियो है, पूरी थ्योरी समझाई गई है इस चैप्टर की। अब देखो यहां पर एक टर्म आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सैंपलिंग एरर्स। अब सैंपलिंग एरर्स क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन पैरामीटर एंड अ सैंपल स्टैटिस्टिक इज नॉन एज सैंपलिंग एरर। अब आप बोलोगे कि पॉपुलेशन क्या है, पैरामीटर क्या है, सैंपल क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, ये सब समझाया गया है पुरानी वीडियो में। जो लास्ट वीडियो है इन्फेरेंशियल की थ्योरी इंट्रोडक्शन पर, उसमें पॉपुलेशन, पैरामीटर, सैंपल, स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर का पॉपुलेशन के साथ क्या कनेक्शन है, सैंपल का स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या कनेक्शन है, सब समझाया गया है। तो आपको ये वीडियो देख के आनी पड़ेगी पहले, तभी फायदा है। तो डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर और सैंपल स्टैटिस्टिक इज नॉन एज सैंपलिंग एरर। बिल्कुल एक सिंगल लाइन में सैंपलिंग एरर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं कि सैंपलिंग एरर क्या है। x के ऊपर बार माइनस म्यू। अब ये क्या होता है? म्यू होता है। अब ये म्यू किसको कहते हैं, ये भी समझाया गया है लास्ट वीडियो में। इसका मतलब होता है सैंपल मीन, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। म्यू का मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। ये टर्म्स आपको प्रैक्टिकल में काम आनी है, क्योंकि ये सब जो अब पहले वाली वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, फुल थ्योरी थी। अब यहां से हमें प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल टर्म्स भी तो पता होने चाहिए पहले। पॉपुलेशन मीन के लिए ये फॉर्मूला होता है जिसमें ये कैपिटल एन होता है पॉपुलेशन साइज। सैंपल मीन का फॉर्मूला ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है सैंपल साइज। अब क्या है सैंपलिंग एरर, इसको ये तो आपने सब देख ही लिया, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखो क्या है, अगर हमने किसी बड़े डाटा का एक एग्जांपल लेते हैं, देखो छोटा सा एग्जांपल लेके समझो। ऐसे समझो कि अगर एग्जांपल हमने कुछ 2000 स्टूडेंट्स या 5000 स्टूडेंट्स, लार्ज ही लो, 5000 स्टूडेंट्स की हमने हाइट्स का डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है जी। हाइट्स डाटा कलेक्ट करना है 5000 स्टूडेंट्स का। तो हम क्या करेंगे, 5000 स्टूडेंट्स का हाइट का डाटा तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते ना, वो बहुत लार्ज हो जाएगा। अब जो ये 5000 है ना, इसी को ही बोला जाता है क्या, कैपिटल एन, यानी कि ये पॉपुलेशन साइज। अब मैं यहां से क्या करूंगा, ये 5000 में से मैं एक सैंपल के लिए डाटा ले लूंगा। जैसे कि मान लो मैंने 100 ले लिया, तो ये 100 स्मॉल एन है, मतलब ये सैंपल साइज है कि मैंने 100 स्टूडेंट का एक सैंपल लिया जिसका मैंने हाइट का डाटा कलेक्ट किया। अब देखो यहां पर क्या होगा, इन 100 में से हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं बस, कि क्या, कि डाटा का प्रिडिक्शन करना, यही तो हम सीखते हैं इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या, कि 100 स्टूडेंट्स का हमने जो डाटा लिया है वो हमारा क्या होगा, सैंपल, मतलब ये होगा सैंपल साइज। इससे हम क्या करेंगे, 100 स्टूडेंट्स की जो भी हाइट आएगी उससे हम सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। सैंपल मीन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, जितनी भी हाइट्स होंगी 100 स्टूडेंट्स की, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे हम नॉर्मली मीन कैलकुलेट करते हैं ना डाटा का, वैसे ही सैंपल मीन है, कुछ अलग नहीं है, बस टर्म्स के नेम अलग हो गए हैं, कुछ पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन ये है वही चीज, थोड़ी बहुत घूम फिर के। ओके,
अब यहाँ पर देखो सैंपलिंग एरर होने के चांसेस कैसे हैं। अब यहाँ देखो जितना साइज में छोटा लूंगा उतना मुझे एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब मान लो कि 5000 स्टूडेंट्स हैं, अब मैंने इसकी जगह पर क्या किया 3000 स्टूडेंट का सैंपल लिया। अब मेरे को इसमें क्या होगा, इसमें सैंपलिंग एरर। अब मैंने देखो क्या किया, सैंपल साइज को जब मैंने बढ़ाया तो इससे ये हुआ कि जो सैंपलिंग एरर होगा उसके चांसेस क्या होंगे, सैंपलिंग एरर के चांसेस मेरे कम होंगे। आ रही है बस समझ में। सैंपल साइज, जितने सैंपल साइज में बढ़ाऊंगा सैंपलिंग एरर मेरे उतने ही कम होंगे, एरर होने के चांस मेरे उतने ही कम होंगे। अब इसमें क्या है, सैंपल साइज मैंने 100 लिया है, इसके कंपैरिजन में मैंने कितना कम लिया है सैंपल साइज, तो इससे ये होगा कि जो सैंपल एरर है उसके होने के चांस जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। तो इससे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आता है क्या, कि अगर हम सैंपल का साइज जो भी ले रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर में से, पॉपुलेशन में से हम जो भी सैंपल साइज ले रहे हैं या पॉपुलेशन साइज में से हम जो भी सैंपल साइज ले रहे हैं, अगर वो तो हम ज्यादा लेंगे सैंपल्स तो हमें सैंपल एरर्स कम होंगे, और सैंपल साइज अगर हमारा कम रहेगा तो सैंपल एरर्स ज्यादा होंगे। तो अब कितनी इजीली ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि सैंपलिंग एरर्स क्या होता है, एग्जाम्पल से भी समझा दिया, ये सारी टर्म्स भी समझा दी। इंपॉर्टेंट है ये वाली वीडियो, बट ये वाली वीडियो अगर डिटेल में अगर समझ में चाहते हो कि समझ में आए तो पहली वाली वीडियो जरूर देखनी है। अब देखो यहाँ पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आती है एक नेक्स्ट टर्म। इन टर्म्स पर एमसीक्यू में क्वेश्चंस बने हुए हैं, सैंपल पेपर देखना, सैंपल पेपर जो अप्लाइड मैथ्स का है जो सीबीएसई की तरफ से आया है उसमें क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के, बट अगर ये पढ़ लोगे तो वो क्वेश्चंस तभी कर पाओगे। द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्ड ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक is called sampling distribution or the probability distribution of that statistic। डेफिनेशन हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड वर्ड हमारे स्टेटमेंट्स में लिखे आएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट किस टर्म के लिए बोली गई है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड, मतलब जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी स्टैटिस्टिक्स की उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्म करना सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जांपल के लिए देख लो, जैसे हमने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में क्या लिया है, स्टैटिस्टिक्स में हमने यहाँ पर मीन की बात करी है कि हमने कुछ सैंपल्स थे 1 2 3 4 5 n तक सैंपल्स हैं, उन सबके हमने मीन निकाले हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, यहां पर बोला गया है ना कि ये वाली टर्म स्टैटिस्टिक। अब यहां पर हमने मीन का लिया है, हो सकता है यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर वेरिएंस का हो, तो हम क्या बोलेंगे। अब इसके हिसाब से देखें तो देखो इसको क्या बोला गया है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आ रही है आपको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स का। देखो 11th में हम क्या करते थे, मीन मीडियन मॉड निकालते थे, हमें ऐसे ही एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता था, उससे हम मीन मीडियन मॉड निकालते थे। यहां पर भी देखो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, बट इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहां पर हम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी बात है, हम यहां पर सैंपल्स लेके मीन निकाल रहे हैं ना, एग्जैक्ट मीन नहीं निकाल रहे, सैंपल्स का मीन निकाल रहे हैं, इसी वजह से हम यहां पर इसको सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको कैसे बोलेंगे कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अगर यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे होते तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस होता तो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएंस। सिंपल बात है, यही होता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपलिंग एरर पढ़ लिया, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अब एक टर्म आती है CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये क्या है, ये सिर्फ एक थ्योरी का पार्ट अलग से आपके सिलेबस में बोला गया है, स्पेशली दिया गया है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है। समझ लेते हैं इसको, डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट इसके 2 पॉइंट्स हैं और ये ग्राफ है। बेटा देखो हम मैथ्स के टीचर हैं, हमें इतनी थ्योरी लिखने की आदत नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर ये आपको लग रहा है कि ये टेढ़ा जा रहा है या ऐसा कुछ है तो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है।
तो बस आप समझने पे ध्यान दो, थ्योरी लिखने की देखो हमें आदत होती नहीं है इतनी, बट आपके लिए लिखनी पड़ती है थ्योरी। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? CLT states that the sampling distribution of the sample mean approaches a normal distribution bell shaped curved। ये याद आ रहा है बेल शेप्ड कर्व्ड, ये हमने प्रोबेबिलिटी में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा है। जिस बच्चे ने प्रोबेबिलिटी पढ़ के आया है उसको ये डायग्राम फिगर भी, ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ये कर्व भी समझ में आ गया होगा, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड भी उसको पता चल गया होगा क्या है। As the sample size gets larger, no matter what is the shape of the population distribution, क्या कहता है ये? देखो एक बार समझते हैं ग्राफ से, कर्व से। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, हमें ये पता है कि ये बेल शेप्ड कर्व होता है जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मल। अगर हमने अभी पहले हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, एक डाटा था, उस डाटा को अगर हमें क्या करना पड़ेगा, उस डाटा को अगर हमें कर्व में, उस डाटा का अगर हमें कर्व बनाना है तो यहां पर वो ये कहता है कि ये नॉर्मल आएगा कब? इफ n इज लार्ज। कहने का मतलब ये है कि सैंपल साइज, हम जितना ज्यादा सैंपल लेंगे उतना हमारा क्या होगा, उससे क्या होगा कि ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा नॉर्मल की तरफ टेंड्स करेगा, कि टेंड्स टू नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल कर्व बन रहा है। अब देखो यहां पर CLT हम क्यों पढ़ते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्यों पढ़ाई जाती है? CLT states that the sampling distribution of the sample mean approaches a normal distribution। आ रही है बात समझ में आपको कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपल मीन होगा, जो सैंपल मीन का भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना पीछे, वो अप्रोच करेगा अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व में टेंड्स होगा वो, जिसको हम बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं। एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर, मतलब वही आ गया कि सैंपल साइज अगर लार्जर होगा तो नो मैटर व्हाट इज द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की क्या शेप है मैटर ही नहीं करती, कोई भी शेप हो सकती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? मतलब वही है ना कि हमने सैंपल साइज लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ऐसे ही हम पॉपुलेशन साइज लेके पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, तो वही है। तो वो यही कह रहा है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी हो शेप का, अगर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज होगा, यानी कि सैंपल साइज अगर लार्ज होगा तो ये बेल शेप्ड कर्व बनेगा, यानी कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में बनेगा। यही हमें बताती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देखो, एज पर CLT यानी कि एज पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम, व्हेन सैंपल साइज इंक्रीजेस द मीन ऑफ अ सैंपल ऑफ डाटा बिकम्स क्लोज टू द मीन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन। क्या मतलब है? देखो यहां पर हम जितना सैंपल साइज ज्यादा लेंगे उतना हम पॉपुलेशन मीन के क्लोज आएंगे। क्या मतलब है? अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल से ही समझते हैं इसको भी एक बार, कि अगर वही चीज लेते हैं कि अगर मान लो कि हमने 5000 स्टूडेंट्स का हाइट का डाटा लिया, हमने यहां से क्या किया कि हमने एक तो 100 लिया पहले, फिर हमने यहां पर करीबन 4000 स्टूडेंट्स का डाटा लिया। अब n जितना लार्ज लोगे तो कर्व उसी हिसाब से जाएगा, टेंड्स टू नॉर्मल, यही CLT कहती है। तो CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहती है कि सैंपल साइज अगर हम ज्यादा लेंगे, कितना ज्यादा लेंगे वो डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन साइज क्या है, उसके अगर क्लोजेस्ट ले रहे हैं बिल्कुल, तो यही है कि अगर हमने सैंपल साइज लिया कोई, उसका हमने मीन निकाला डाटा का, क्लोज टू मीन ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन, तो वो बिल्कुल क्लोज आएगा। अब देखो ना यहां पर 5000 का अगर आप मीन निकालोगे और 4000 स्टूडेंट्स का मीन निकालोगे तो ये बहुत क्लोजेस्ट आएगा, इसके कंपैरिजन में आएगा ना, क्योंकि यहां पर हमने n कितना स्मॉल लिया है और यहां पर हम n कितना लार्ज ले रहे हैं। तो यहां पर वही कंडीशन है कि n के लिए कंडीशन बोली गई है कि लार्ज होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की
तरह कर्व बनेगा हमारा इसका। तो CLT थ्योरम इसीलिए पढ़ते हैं और यही है CLT थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है बच्चों को कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है एक्चुअल में। पिछले साल तक तो पढ़ा ही नहीं था बच्चों ने कि क्या होता है ये, बट सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बताता है हमें कि अगर हम सैंपल साइज जितना ज्यादा लेंगे उतना हम क्लोजेस्ट आएंगे पॉपुलेशन मीन के। यहां पर हमने सैंपल लिया मीन निकालने के लिए, तो जितना हम लार्ज लेंगे सैंपल साइज उतना ही हम ओवरऑल क्लोज आएंगे पॉपुलेशन के। CLT थ्योरम हमें यही पढ़ाती है। ये पॉइंट आता है कि आ सैंपल साइज ऑफ 30, अब ये चीज समझो कि ये क्या है। अब एक CLT ने क्या किया कि एक कंडीशन जो है ना फिक्स कर दी कि अगर हम सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा लेते हैं तो क्या होगा कि वो सफिशिएंट है CLT होल्ड करने के लिए। एंड एज सैंपल साइज बिकम्स लार्ज द प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहां पर वही है कि पॉपुलेशन किसका ले रहे हैं, पीपल, इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताता है। ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स मोर एक्यूरेट, वही चीजें हैं बार बार आ रही है घूम फिर के। देखो यहां पर क्या है कि वो पॉपुलेशन मीन के बहुत क्लोज आ जाएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी, यहां पर भी यही बोला गया कि मोर एक्यूरेट आएगा। अब ये चीज याद रखनी है कि सैंपल साइज अगर हम 30 या उससे ज्यादा लेते हैं तो क्या होता है, CLT सफिशिएंट होता है होल्ड करने के लिए, और सैंपल साइज बिकम्स लार्ज, द प्रेडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन बिकम्स मोर एक्यूरेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितना हम सैंपल साइज ज्यादा लेंगे उतना हमारा जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं जिसकी, वो मोर एक्यूरेट आएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है CLT के लिए, बस यही है CLT, यही है, इससे ज्यादा CLT में कुछ भी नहीं पढ़ना। ये 2-3 चीजें याद रखनी है कि CLT अगर के बारे में पूछे तो ये चीज याद रखनी है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप्ड कर्व का बनता है, और ये जो सैंपल मीन है अप्रोच करता है, इसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल मीन अप्रोच करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एन लार्ज लेना चाहिए। यहां पर बोल दिया कि CLT में ये एक कंडीशन और आ जाती है कि सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा लोगे तो इससे क्या होगा कि 30 या उससे ज्यादा अगर सैंपल साइज लोगे तो ये जो कर्व है ये हमेशा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप्ड कर्व ही बनेगा अगर हम सैंपल साइज 30 या उससे ज्यादा लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि देखो बुक्स में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेगी जो आप नहीं पढ़ोगे। हमें पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पढ़ो, तो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं। 30 या उससे ज्यादा सैंपल साइज अगर होगा तो ये कर्व हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा। दूसरी चीज ये है कि सैंपल साइज जितना ज्यादा लेंगे उतना हम क्लोज आते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन मीन के। बस ये 2-3 पॉइंट्स याद रखनी है। एग्जाम्पल से समझा दिया कि एक्चुअल में ये चीज क्या कहना चाह रहा है। यही है CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सिर्फ यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, इसमें हमें मेनली 3 टाइप्स पढ़ने होते हैं, इन्हीं पर ही हम निकालते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपने। पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन जिसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसी को हम बोलते हैं T टेस्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये सब तो बेसिक है, ये तो बहुत इजी हैं दोनों टॉपिक्स। मेन प्रैक्टिकल क्वेश्चन T टेस्ट पर ही आप लोगों का बनता है, बट इनमें जो हम पढ़ेंगे वो उसमें यूज आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें काम आएगी ये वाली चीज। अब पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो थ्योरी का पोर्शन पढ़ा वो आगे पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट वीडियो में इंटरवल एस्टिमेशन पर आएगा, फिर उसके बाद एक T टेस्ट पर वीडियो आएगी, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहां पर देखो पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, ये तो बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस टॉपिक को समझने में। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब ये है कि अगर ये चीज लिखी आती है क्वेश्चन में कि अगर ऐसे लिखा आया
कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। तो एक्चुअल में इसको ही बोला जाता है पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन इज सैंपल मीन। आ रही है आपको बात समझ में? क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं निकाल सकते, बहुत लार्ज क्वांटिटी में नंबर ऑफ डाटा होता है। तो हम तभी क्या करते हैं कि एक सैंपल में डाटा लेते हैं, उसी से ही हम क्या करते हैं कि सैंपल मीन निकालते हैं। तो अगर यहां पर पॉइंट एस्टिमेशन यानी कि हमें कोई अनुमान लगाना है, हमें एस्टिमेशन करनी है या प्रिडिक्शन करनी है कि हमारा पॉपुलेशन मीन क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे, उसी से ही हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे अपना पॉपुलेशन मीन का। तो यही चीज है। अब यहां पर अलग अलग टर्म भी आ सकती हैं, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पोर्शन या पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। उन सब के लिए हमें जैसे सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। यही चीज है। इसमें 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद तो ये वाला टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये इजी था बहुत, मैंने आपको बता दिया। अब यहां देखो हम कुछ फॉर्मूलेज लिख लेते हैं जो कि हमारे काम आएंगे। सैंपल मीन निकालने के लिए मैंने बताया गया है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इससे। और इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। डाटा को, जितना भी डाटा दिया होगा उनको सबको ऐड कर दो, नीचे सैंपल साइज जितना भी है। एक यहां पर टर्म आती है सैंपल प्रोपोर्शन या फिर हम कह सकते हैं सैंपल प्रोबेबिलिटी। अगर हमें निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं आएगी। इसको हम डिनोट कर रहे हैं P के ऊपर ऐसे बार x/n। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन क्या है। ये फॉर्मूला होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है जी। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है ना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है ना, तो वो हम वही तो चीज है, मैंने बताया ना कि पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ अ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना पड़ेगा। सैंपल मीन या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग से नहीं होता, वो एक्चुअल में हम पॉपुलेशन मीन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही ये चीज काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये चीजें मैं बहुत बार आपके लिए रिपीट कर चुका हूं, तो वीडियोस को ध्यान से समझो, एक एक बात को ध्यान से सुनो कि मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे लिए ये हो गया। ये फॉर्मूलाज हम क्यों पढ़ते हैं, देखो इन पर 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये हमें आगे टी टेस्ट में भी निकालने के लिए काम आएंगे। अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए एक बड़ा। आपके सैंपल पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। अब इस सैंपल पेपर के हिसाब से पैटर्न चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, या हो सकता है कि एक 3 मार्क्स में आ जाए, 2 थ्योरी के एमसीक्यूज आ जाएं। कुछ भी हो सकता है कि क्या पैटर्न रहेगा, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 मार्क्स का चैप्टर है तो इसको छोड़ो। देखो छोड़ने वाली बात नहीं है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, 3-4 वीडियोस में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। तो आपको क्या है, आपको सब कुछ तो मिल रहा है, थ्योरी मिल रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सब कुछ तो मिल रहा है आपको। देखो एक्सरसाइज 10.1 की डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि सारे करवाने की जरूरत है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, कि यहाँ पर बोला गया है कि 6 लाइन्स का रेंडमली, हमने 22 लाइन्स में से क्या किया है कि 6 लाइन्स का एक रेंडमली सेलेक्ट किया है और यहाँ पर उनकी एज दी गई है 13 to 15 to 7। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे,
पॉइंट एस्टिमेट बोला गया है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मैंने क्या बताया था कि पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, हमें सैंपल मीन निकालना है एक्चुअल में। बस इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है कि ये क्या पूछ लिया। अगर ऐसे करके बोला है ना कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन, उसका मतलब सैंपल मीन है बस। अब सैंपल मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा दिस अपॉन दिस। अब ये चीज हमें दी हुई है वहां पर कि सबकी हमें एजेस दी हुई हैं, 13 2 +1 +5 प्लस आगे क्या बोला गया है 13 2 1 5 2 7 +7, ठीक है। 6 लॉयंस के हमें एजेस दी गई हैं जो कि 22 लॉयंस में से सेलेक्ट किया था। इनको ऐड कर लो 15 16 और ये हो जाएगा 21 21 और 23 और 7 30/6। इस बार इसको सॉल्व कर दोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। सिर्फ यही आंसर है आपका, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन यही है। सेकंड में बोला गया है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बस मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला भी हमने लिखवाया है, सब कुछ बता दिया, यही है जो है। अब ये चीज कैसे निकालते हैं आपको पता है इजीली, कि यहां पर ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी बताओ। ये चीज तो कैलकुलेट करनी आती है हमें कि जितना भी हमारा मीन आया इसमें से अगर मैं 5 माइनस करता जाऊं और उसका स्क्वायर कर दूं फिर सम कर दूं, क्या मतलब है। चलो इसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे कि अगर मुझे यहां पर सिग्मा और इसकी ऐसे ये पूरे की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे। x मतलब यहां पर जो दिए थे 13 - 5 का होल स्क्वायर, तो 13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 - 5 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर, ऐसे चलेगा ये। आगे 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, 13 - 5 8 उसकी पावर 64, यहां से -3 की पावर 9, ये -4 16 0 फिर 9 और फिर 4, बस इनको ऐड करना है। 9 ये हो जाएगा क्या वही चीज 20 और ये 9 9 18, तो कितना 38 और 64 इसमें ऐड कर लो, 64 में ऐड कर लो 38, 64 प्लस 38 102 आ गया। 102 यहां पर पुट कर दो, 102 अपॉन में n-1, n क्या था, n क्या था जल्दी बोलो, n क्या था भाई, n तो लिखा ही नहीं, n ये रहा ना 6 है ना ये रहा, तो 6 - 1 5 आ गया। 102 को डिवाइड कर दो 5 से, डिवाइड बाय 5 कर दो 20.2 आ जाता है। अब 20.4 आ जाता है, सॉरी, इसका अंडर रूट निकालना है। अब नहीं आता होगा ना इसका अंडर रूट निकालना। अब ये मत सोचो कि ये आपको गिवन होगा एग्जाम में कि बस सीधे वैल्यू पुट कर दो, ना जी ना, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। अब एक बार सीख लो, 8th क्लास में सिखाते हैं ये, और मुझे पता है कि कई बच्चों को ये चीज नहीं आती निकालनी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास में भी मुझे ये चीज हर बार बच्चों को बतानी पड़ती है, 11th के बच्चों को भी, 12th के बच्चों को भी, 10th के बच्चों को भी, सबको बतानी पड़ती है ये वाली चीज, जो कि 8th क्लास में हम सीख लेते हैं। यहां देखो 20.40 ले लेते हैं ना, यहां पर ले सकते हैं 40, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे से 2 2 के पेयर बनते हैं, हमेशा याद रखना है। 20 से छोटा नंबर आना चाहिए, अगर हम यहां पर 4 4 जा 16 कर देते हैं, हाँ सेम नंबर होना चाहिए 4 और 4, तो 4 4 जा 16 आ गया। हमेशा पीछे से बनाने हैं 2 2 पेयर। अगर देखो अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है 4 2 मतलब कुछ भी लिखा है, ऐसे लिखा है, तो पीछे से पेयर 2 2 के बनेंगे, तो 2 का फिर ये 1 ऐसे, तो ये चीज याद रखनी है। अब 4 आ गया, अब पॉइंट आएगा तो पॉइंट यहां लगा दो, ये 40 एज इट इज उतार दो, 2 पेयर में उतरती हैं यहां पर, ये डिवाइड नहीं है, यहां पर पेयर में उतरती हैं चीजें। 4 और 4 यहां पर ऐड करके लिखना है हमें,
अब यहाँ पर एक कौन सा ऐसा नंबर हम यहाँ पर बनाएं कि 440 से छोटी वैल्यू आ जाए या 440 आ जाए। तो हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखें। हम यहाँ पर देखते हैं 5 रख के और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर भी तो 4 4 जा 16 किया था ना, दोनों सेम नंबर थे। इस वजह से यहाँ पर जो नंबर हमें रखना है उसी से ही मल्टीप्लाई करनी है हमें। 5 5 जा 25 2 और ये आ गया 8 5 जा 40 425 यहां से आ गया। तो यानी कि यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। पॉइंट के 2 डिजिट तक निकाल के छोड़ दो बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 15। अब पॉइंट लगा है, 2 जीरो आएंगी, याद रखना है पेयर में उतरता है हमेशा। तो यहाँ पर हम 2 जीरो उतारेंगे एक साथ, पॉइंट लगा हुआ है। तो 85 और 5 को ऐड करके यहाँ पर 90 लिख देंगे। अब यहाँ पर 90 के साथ यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर हम लिखें कि 1500 से छोटा आ जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर 901 की 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 901 आता है। इससे बड़ा भी आ सकता है, तो देखते हैं कि क्या आता है। अगर यहाँ पर 902 से 2 करें तो 2 2 जा 4 2 0 0 9 2 जा 18। अच्छा ये तो बड़ा आ गया, तो 1 जा ही जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 900। अब इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस छोड़ दो, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो 4.51 समथिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी तो नंबर आएंगे ना, आगे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर 4.52 करके आंसर निकाल देना। अगर 551 भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वो भी ठीक है। तो ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको अप्लाइड मैथ्स में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये जितनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो उतनी करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगाया है, बट ये आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो ये भी बिल्कुल सेम है। डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन ऑफ द यूनिट्स। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चंस करवाने की, बट फिर भी मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको बाद में ये ना लगे। तो यहाँ पर डाटा दिया गया है हमारे पास 9485, 9485 एंड 94 देन 92। अब हमें कितना डाटा दिया हुआ है, बस जैसे हम मीन निकालते हैं वही तो है। 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर इन सबको जब ऐड करोगे तो 465/5 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा मीन कितना आ जाएगा, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं है ये। 465 ही है, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 93 आएगा। देखो आपको तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना बिल्कुल भी, मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं कि लेंथी ना हो बस वीडियो। अब यहां पर ये चीज फिर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहां पर देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक एक चीज माइनस करते जाओ। यहां से क्या आ जाएगा, 94 माइनस 93 का होल स्क्वायर, प्लस करोगे 100 माइनस 93 जो भी मीन निकल के आया है, प्लस 85 माइनस 93 प्लस 94 माइनस 93 एंड देन 92 माइनस 93। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 749 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 64, 5 बचा, मतलब माइनस का आएगा तो वो तो स्क्वायर हो गया, प्लस का हो गया ना, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ से फिर -1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, 50 हो गया, 50 और 65 66। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 116 यहां पर पुट कर देंगे हम वैल्यू 116 अपॉन n क्या है, 5 है, तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, n-1 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 29। अब 29 का अंडर रूट मैंने बता दिया, अब तो आप निकाल ही सकते हो इजीली। सिर्फ इसमें 29 है, पीछे से 2 के पेयर ही बनने हैं। यहाँ पर 5 5 से 25 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 5 और 5 10, यहाँ पर पॉइंट लग के 2 जीरो उतारनी पड़ेगी हमें, पेयर में मैंने बताया उतारते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो क्या ले लेंगे हम यहाँ पर ले सकते हैं 3 ले सकते हैं।
तो 3 3 9, 3 0 0। जब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ इजीली आ जाएगी। अभी आपको इस चीज़ में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही हो, बट प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 0 और ये 3 और इसमें ऐड करेंगे 106। अब पॉइंट लगाए फिर 2 0 आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेना कि कितना आएगा, ये 5.39 समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.39। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर 5.3837 अगर आपने ऐसे भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, वही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। 5 देख लो, 5 में बोला गया है कि एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बट आपको अगर पता ही नहीं होगा कि क्या होता है तो कैसे करोगे। तो इस वजह से बस पता होना चाहिए, ज्यादा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं कि सैंपल प्रोपोर्शन क्या है। सैंपल प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, सैंपल प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x/n। अब फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि 100 मारुति ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स हैं, 13 दिल्ली में है, 18 मुंबई में है, 17 चेन्नई में और 15 कोलकाता में है। अब दिल्ली में डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर इन दिल्ली, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सिंपल, दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 18 हैं, तो 13 आर इन दिल्ली। अच्छा 13 है दिल्ली में, तो बस अगर हम दिल्ली के लिए ये चीज निकाल रहे हैं कि दिल्ली के लिए हम बता रहे हैं तो कितना आ जाएगा 13/100 आ जाएगा। नॉर्मल ऐसी तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो ये आ जाएगा, बस यही है। सेकंड पार्ट में अगर हम किसके लिए बताना है, सेकंड पार्ट में चेन्नई के लिए बताना है, और चेन्नई के कितने हैं 17 है, तो चेन्नई के लिए आप बता सकते हो भाई, बताओ कितना आ जाएगा चेन्नई के लिए भी, अगर ये चीज हमें निकालनी है तो 17/100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0.17। तो इसमें है कोई प्रॉब्लम, बट ये 1 मार्क्स में पूछ लेंगे, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ना। आगे बोला गया है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर दैट आर नॉट इन दीज 4 सिटीज, जो कि इन चारों सिटीज में नहीं हो, उसकी क्या एस्टिमेशन प्रोपोर्शन होगी वो बतानी है हमें। अब 13, 18, 17 और 15 को सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। क्या कि 100 में से माइनस कर दो 13 -17 -15 -18। जब इन सबको माइनस करोगे तो जो बच जाएंगे बाकी के सर्विस सेंटर वहां होंगे, तो -13 -18 -17 और -15, तो ये आ जाएगा आपका 37। ठीक है, ये 37 सर्विस सेंटर बच गए जो इन 4 सिटीज में नहीं है, बचे हुए सर्विस सेंटर से वो आ गए। तो अगर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन निकालना है तो ये आ जाएगा 0.37, बस ये आंसर हो गया आपका। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ा है, मीन, प्रोपोर्शन और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी कॉन्फिडेंस लेवल पर, जिसमें हम इंटरवल कॉन्फिडेंस लेवल पर, मार्जिन ऑफ लेवल, इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप। देखो हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि हम जितने अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट बना के दें, सब कुछ कवर करें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद भी आपका कुछ कंसेप्ट रह जाए। फिर भी हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर्स भी करेंगे एग्जाम टाइम में। बट अभी आप पहले ये वीडियोस को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप करो अपना अच्छे से, फिर बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।